एडू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो इस कहानी की शुरुआत हम मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम से करते हैं। इसका जो डिजाइन है वो काफी कुछ कहता है। इसके सबसे बाहरी हिस्से में 24 स्तूपों की आकृति है, जो कि एक तरह से समय चक्र और लगातार होने वाली प्रोग्रेस को दिखाती है। एग्जैक्टली। और इसके ठीक अंदर एक सर्कल है जिसमें गेहूं और धान की बालियां बनी हैं। अब हमें पता है कि मध्य प्रदेश हमेशा से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। हाँ, और ये बालियां उन्हीं किसानों और कृषि को सम्मान देती हैं। सही बात है। और इसके सेंटर में अशोका स्तंभ के शेरों की आकृति है और बैकग्राउंड में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। और 1 नवंबर 1956 को जब राज्य बना था, तभी इस चिन्ह को ऑफिशियली अपनाया गया था। हाँ, जिस पर सत्यमेव जयते लिखा है। ये उस नए राज्य की पहचान का पहला बड़ा डॉक्यूमेंट था। देखिए, इस एम्बलम का हर एक एलिमेंट एक बहुत डीप मीनिंग रखता है। अशोका स्तंभ भारत के एंशिएंट हिस्ट्री की याद दिलाता है और बरगद का पेड़ रूट से जुड़े रहने का प्रतीक है। जब कोई नया राज्य बनता है तो उसे ऐसी आइडेंटिटी चाहिए होती है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों को कनेक्ट करे। और इसी आइडेंटिटी को एक नया मोड़ तब मिला जब 1981 में राज्य ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई। 25 साल पूरे होने पर कुछ नए राजकीय प्रतीक घोषित किए गए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है राजकीय पशु का, जिसके लिए बारासिंघा को चुना गया। हाँ, और ये कोई नॉर्मल बारासिंघा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कान्हा का गहना कहा जाता है। ये ब्रैंडरी प्रजाति यानी हार्ड ग्राउंड बारासिंघा है। अब इसका साइंटिफिक नाम बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर ये है रुसरवस ड्यूवासेली। हाँ, साइंटिफिक नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इसके पीछे की कंजर्वेशन स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। वही, मतलब जो प्रजाति एक टाइम पर खत्म होने वाली थी, उसे कान्हा नेशनल पार्क में न सिर्फ बचाया गया बल्कि पूरे स्टेट का प्राइड बना दिया गया। ये एक्चुअली दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के लिए एक मिसाल है। जब ये बारासिंगा खत्म होने लगे थे, तब कान्हा के मैनेजमेंट ने जिस साइंटिफिक तरीके से उनके हैबिटेट को रिवाइव किया, वो बहुत बड़ी बात थी। इसे स्टेट एनिमल बनाना सिर्फ एक सिंबल नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि राज्य अपने एनवायरनमेंट को लेकर कितना सीरियस है। और ये सीरियसनेस सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी दिखी। उसी साल 1981 में एक बहुत ही सुंदर पक्षी को राजकीय पक्षी का स्टेटस मिला। इसका नाम है दूधराज, जिसे शाह बुलबुल भी कहते हैं। हाँ, जिसका साइंटिफिक नाम टर्पसिफोन पैराडाइसी है। व्हाइट और ब्लैक कलर का ये बर्ड मेन रूप से सरदारपुर और साइलाना सैंक्चुरीज में कंजर्व किया जा रहा है। और इसके साथ ही, जैसा हमने स्टेट एम्बलम में देखा, बरगद हो राजकीय वृक्ष डिक्लेयर किया गया। फाइकस बेंगालेंसिस, जो आयुर्वेद में अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत जाना जाता है। सही कहा। तो अगर इन तीनों को देखें, बारासिंघा, दूधराज और बरगद, तो क्या समझ आता है? इन तीनों को साथ देखने पर मध्य प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी का पूरा मैप बन जाता है। ग्रासलैंड्स का सिंबल बारासिंगा हो गया, घने जंगल और साफ हवा का सिंबल दूधराज, और ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिंबल बरगद। ये दिखाता है कि स्टेट अपनी नेचुरल हेरिटेज के हर हिस्से को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है। नेचुरल हेरिटेज से थोड़ा आगे बढ़कर अब अगर कल्चर की बात करें, तो यहाँ की रीजनल डाइवर्सिटी सच में हैरान करती है। जैसे स्टेट का राजकीय नृत्य राय है, जो बुंदेलखंड रीजन की सबसे बड़ी पहचान है। हाँ, जिसमें 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एक बेदनी और दूसरा विदूषक। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि गांव की लाइफ, वहां के ताने बाने और सोसाइटी पर एक सेटायर की तरह है। वहीं दूसरी तरफ मालवा रीजन का माच है, जिसे राजकीय नाट्य का दर्जा मिला है। और माच का स्टाइल राय से बिल्कुल अलग है। एग्जैक्टली। माच मेनली मिथोलॉजिकल स्टोरीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड होता है, जिससे एक ऊंचे मंच पर परफॉर्म करते हैं। देखा जाए तो इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस ही स्टेट के कल्चरल रिचनेस को दिखाता है। बुंदेलखंड का राई जहां सोसाइटी की कमियों पर मजे मजे में चोट करता है, वहीं मालवा का माच पुरानी ट्रेडिशंस और कहानियों को नई जनरेशन तक पहुंचाने का एक सीरियस तरीका है। एक ही स्टेट में इतने अलग आर्ट फॉर्म्स होना इस बात का प्रूफ है कि हर रीजन की अपनी एक स्ट्रॉन्ग आवाज है। और कल्चर सिर्फ डांस से नाटक तक लिमिटेड नहीं है, स्पोर्ट्स को भी पूरा सम्मान दिया गया है। 2013 में मलखम्ब को राजकीय खेल डिक्लेयर किया गया। ये फिजिकल फिटनेस का एक अल्टीमेट टेस्ट है। बिल्कुल। लकड़ी के एक खंबे पर बॉडी का बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, ये देखने में इतना मुश्किल लगता है।
और इस स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार भी शुरू किया गया। आज के टाइम में जब सबका फोकस सिर्फ मॉडर्न या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर होता है, तब एक प्योर इंडिजिनस स्पोर्ट को ये स्टेटस देना बहुत बड़ी बात है। मलखम्ब सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि माइंड की कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है। प्रभाष जोशी अवार्ड से लोकल खिलाड़ियों को जो रिकग्निशन मिल रही है, उससे नई जनरेशन में अपने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के लिए एक प्राइड आता है। कल्चरल प्रतीकों के बाद सोर्स मटेरियल हमें 2010 में ले जाता है, जहां कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग डिक्लेरेशंस हुई थीं, जैसे राजकीय पुष्प यानी स्टेट फ्लावर बनी व्हाइट लिली, जिसे लिलियम कैंडिडम कहते हैं। हाँ, और क्रॉप में सोयाबीन को स्टेट क्रॉप का दर्जा मिला। इसका नाम ग्लाइसिन मैक्स है और इसी सोयाबीन की वजह से एमपी को सोया स्टेट भी कहते हैं। फलों में आम यानी मैंजिफेरा इंडिका को चुना गया, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नाम है राजकीय मछली महासीर। इसका साइंटिफिक नाम टोर पुटिटोरा है और इसकी IUCN स्टेटस बहुत क्रूशल है। वही, इसे इंडेंजर्ड या कंजर्व्ड कैटेगरी में रखा गया है। देखिए, महासीर मछली का स्टेट सिंबल बनना प्योरली एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डीप मीनिंग रखता है। महासीर सिर्फ एक फिश नहीं है, ये साफ और ऑक्सीजन से भरे पानी का बायो इंडिकेटर है। मतलब अगर पानी जरा भी पोल्यूटेड हो तो ये सरवाइव नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। अगर किसी नदी में महासीर जिंदा है तो इसका मतलब वहां का इकोसिस्टम परफेक्टली हेल्दी है। इसे स्टेट फिश बनाना ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाटर पोल्यूशन को लेकर अलर्ट है। और पानी को लेकर यही अलर्ट और सम्मान 2017 में एक हिस्टोरिक डिसीजन के रूप में सामने आया। ये डिसीजन नर्मदा नदी से जुड़ा था, जिसे MP की लाइफलाइन कहा जाता है। हाँ, इस डिसीजन में नर्मदा नदी को लिविंग एंटिटी यानी एक जीवित इकाई का लीगल दर्जा दिया गया। ये सुनने में ही कितना अमेजिंग लगता है कि कोई नदी कानून की नज़र में एक जिंदा इंसान की तरह है। ये फिलॉसफी और लॉ दोनों के हिसाब से एक मैसिव शिफ्ट था। किसी नदी को लिविंग एंटिटी मानने का मतलब है कि अब उसके भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे एक इंसान को नुकसान पहुंचाना क्राइम है, वैसे ही नर्मदा में पोल्यूशन करना वैसे ही एक सीरियस क्राइम बन जाता है। ये उस इंसानी अहंकार को तोड़ता है जहां हम सोचते हैं कि नेचर सिर्फ हमारे यूज के लिए है। ये एस्टैब्लिश करता है कि नदियां और पहाड़ भी हमारे को पैसेंजर्स हैं। नेचर को इस लेवल पर रिस्पेक्ट देने के बाद उस गाने की बात करते हैं जो इस पूरे स्टेट को एक धागे में बांधता है। 2010-11 के आसपास MP का राजकीय गान अपनाया गया, सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है। इस गाने की लिरिक्स बहुत पावरफुल हैं। बिल्कुल, इसे शान की आवाज ने और भी खूबसूरत बना दिया है। महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार हैं और सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव ने इसमें संगीत दिया है। और उसी टाइम ये भी ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ कि राज्य की राजकीय भाषा हिंदी होगी। कोई भी स्टेट सॉन्ग सिर्फ एक गाना नहीं होता, उसमें जो सबका साथी वाली फीलिंग है वो MP के कैरेक्टर को दिखाती है, जहां अलग अलग कल्चर्स का स्वागत होता है, चाहे वो मालवा हो, निमाड़ हो या बघेलखंड। और इस स्टेट का हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। छतरपुर जिले का खजुराहो स्टेट की पहली साइट थी जिसे ये टैग मिला। उसके बाद 1989 में सांची स्तूपा को शामिल किया गया। हाँ, जो रायसेन में है। और रायसेन में ही भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स को भी बाद में इस प्रेस्टीजियस लिस्ट में जगह मिली। इन तीनों साइट्स को अगर आप टाइमलाइन में देखें तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन की पूरी स्टोरी बताती हैं। भीमबेटका वहां से शुरू होता है जब इंसान ने गुफाओं में कलर्स से ड्रॉ करना सीखा। सांची एंशिएंट आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट फिलॉसफी का पीक दिखाता है, और खजुराहो मिडिवल इंडियन स्कल्पचर और लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स का एकदम रॉ एंड ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे एक्साइटिंग बात तो यह है कि यूनेस्को की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। सोर्स के हिसाब से कुछ और साइट्स प्रपोज्ड हैं, जैसे मांडू के महल, ओरछा के मंदिर, भेड़ाघाट के मार्बल रॉक्स और सतपुरा टाइगर रिजर्व। मांडू और ओरछा का नाम इस लिस्ट में होना ये बताता है कि स्टेट में अभी भी कितनी हिस्टोरिकल वेल्थ है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होना बाकी है। और भेड़ाघाट या सतपुरा को प्रपोज करना ये दिखाता है कि सिर्फ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ही नहीं, नेचुरल वंडर्स भी उतने ही वैल्यूएबल हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इन सिंबल्स और कल्चर से थोड़ा शिफ्ट होकर उस प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं जो स्टेट को चलाती है, यानी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ज्योग्राफी और एडमिन का जो डेटा सोर्स में दिया है वो एक्चुअली माइंड ब्लोइंग है। हाँ, नंबर्स काफी बड़े हैं। करंट डेटा के अकॉर्डिंग स्टेट में 10 संभाग यानी डिविजन्स हैं, 55 जिले हैं,
476 तहसीलें हैं, 313 विकासखंड हैं। और 17 नगर निगम भी हैं। हाँ, और लगभग 54,903 गांव हैं। ये फिगर्स इतने मैसिव हैं कि ऐसा लगता है कोई स्टेट नहीं बल्कि एक छोटा देश चल रहा है। इतने बड़े एरिया और इतनी आबादी का एडमिन चलाना बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। 10 डिविजन्स और 55 डिस्ट्रिक्ट्स का होना डिसेंट्रलाइजेशन की एक बड़ी जरूरत को दिखाता है। कैपिटल में बैठकर हर गांव को मैनेज नहीं किया जा सकता, इसलिए छोटी यूनिट्स बनाना जरूरी हो जाता है। अगर मैं डिविजन्स के कुछ नाम लूं तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर, रेवा, नर्मदापुरम और शहडोल। पर यहां सबसे ज्यादा डिस्कशन जहां हो रहा है वो नए डिस्ट्रिक्ट्स का बनना है। मैप कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। नए डिस्ट्रिक्ट्स लोगों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। जैसे 53वां जिला बना मऊगंज, जो रेवा से अलग हुआ। फिर 54वां जिला आया पंडधुरना, जो छिंदवाड़ा से निकला और जबलपुर डिवीजन में शामिल हुआ। और अभी रिसेंटली 55वां जिला मैहर बना है, जो सतना से अलग हुआ। ये नए डिस्ट्रिक्ट सिर्फ मैप पर नए लाइंस नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के घर तक ले जाने का तरीका है। जब नया डिस्ट्रिक्ट बनता है तो कलेक्टर ऑफिस, हॉस्पिटल और पुलिस हेडक्वार्टर्स पब्लिक के बहुत पास आ जाते हैं। पंडुरना या मैहर के लोगों को अब छोटे कामों के लिए लंबी ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसी डिसेंट्रलाइजेशन का एक और कमाल का एग्जाम्पल हमें जुडिशरी में मिलता है। नॉर्मली हम मानते हैं कि किसी राज्य का हाई कोर्ट उसकी पॉलिटिकल कैपिटल में ही होगा, लेकिन एमपी का हाई कोर्ट भोपाल में नहीं है। हाँ, वो जबलपुर में। वही, इसलिए जबलपुर को राज्य की न्यायिक राजधानी यानी जुडिशल कैपिटल भी कहते हैं। और लोगों की सुविधा के लिए इंदौर और ग्वालियर में इसकी बेंचेस यानी खंडपीठ हैं, और एक बेंच भोपाल में प्रपोज भी है। ये एक बहुत ही वेल थॉट आउट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 के तहत स्टेट्स में हाई कोर्ट बनते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पावर को भोपाल में और जुडिशियल पावर को जबलपुर में रखना शक्तियों को एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने से रोकता है। इंदौर और ग्वालियर में बेंचेस होने से वहां के लोगों का टाइम और पैसा बचता है। एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी को क्लियर करने के बाद हम पॉलिटिक्स और रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं। विधानसभा की पिक्चर काफी ब्रॉड है, टोटल 230 सीटें हैं, लेकिन यहाँ जो पॉइंट हाईलाइट करने वाला है वो है रिजर्वेशन का नंबर। हाँ, क्योंकि वो नंबर काफी बड़ा है। इन 230 में से 82 सीटें रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 47 एसटी के लिए और 35 एससी कैटेगरी के लिए हैं। सोर्स ये भी बताता है कि 2000 से पहले जब छत्तीसगढ़ साथ था, तब ये टोटल 320 सीटें हुआ करती थी। ये 82 रिजर्व्ड सीट्स का जो डेटा है, ये सीधे तौर पर बताता है कि ट्राइबल और दलित कम्युनिटीज की आवाज एमपी में कितनी स्ट्रांग है। 82 सीट्स का रिजर्वेशन इस स्टेट की रियल डेमोग्राफी का रिफ्लेक्शन है। यहाँ ट्राइबल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स और कल्चर्स हैं। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिले। और पार्लियामेंट में भी एमपी का वजन कुछ कम नहीं है। लोकसभा में 29 सीटें हैं, जिसमें से 6 एसटी और 4 एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। बिल्कुल, जैसे रतलाम, धार, मंडला एसटी के लिए और उज्जैन, भिंड वगैरह एससी के लिए। और राज्यसभा में इस वक्त 11 सीटें हैं, जो पहले 16 थी। ये नंबर्स एमपी को सेंट्रल पॉलिटिक्स में एक किंग मेकर या मेजर प्लेयर बनाते हैं। दिल्ली में जो भी पॉलिसीज बनती हैं, उनमें इस स्टेट के वोटर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस पूरी डीप डाइव को अगर हम कंक्लूड करें तो समझ आता है कि जो नोट्स स्टार्टिंग में सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स लग रहे थे, उन्होंने हमारे सामने एक लिविंग ब्रीदिंग स्टेट खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। चाहे वो स्टेट सिंबल्स के पीछे की सोच हो, या नर्मदा को लिविंग एंटिटी मानना, या नए जिलों का बनना, हर फैक्ट के पीछे एक ह्यूमन स्टोरी है। सही बात है। फैक्ट्स को जब कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ा जाता है, तभी उनकी रियल वैल्यू समझ आती है। वैसे आज की इस डिस्कशन से मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग सवाल आया है। अच्छा, वो क्या? जैसा हमने देखा कि नर्मदा जैसी नदी को लिविंग एंटिटी का लीगल राइट मिल गया है, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या फ्यूचर में हमें लगातार हो रहे डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए पूरे के पूरे फॉरेस्ट्स या माउंटेन्स को भी सिटीजनशिप वाले सिविल राइट्स देने पड़ेंगे? एक पूरे इकोसिस्टम को एक इंडिविजुअल मानना कैसा होगा? ये तो सच में काफी प्रोवोकेटिव थॉट है। मतलब कल को एक पहाड़ कोर्ट में पेटिशन डाल रहा हो अपने बेसिक राइट्स के लिए। डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच का ये डिबेट फ्यूचर में किस तरफ जाएगा, इस पर जरूर सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। है,
आज के इस बहुत ही डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग सेशन को हम यहीं रोकते हैं। जैसा कि हमारे आज के सोर्स मटेरियल के एंड में एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से लिखा था, हम भी उसी लाइन के साथ साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आने वाले सभी चैलेंजेस और एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले एपिसोड में।